बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि इनका पासपोर्ट इन्हें वापस कर दिया जाए। उनके वकील अमजद परवेज साहब ने दलाइल दी और उन्होंने बताया कि चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस 4 साल में दायर नहीं हुआ और इसी हवाले से इनका पासपोर्ट अदालती तहवील में था, लिहाजा अब चूंकि ना केस है ना इसको डिफेंड किया जा रहा है, लिहाजा वो वापस किया जाए। अदालत ने उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, पासपोर्ट वापसी का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी मरियम नवाज साहिबा ने दरख्वास्त दी थी, लेकिन बेंच टूट जाते थे और 4 साल के बाद उनका पासपोर्ट उन्हें वापस मिल गया है। एक तो ये डेवलपमेंट आई है जिसको उन्होंने खुद मरियम नवाज साहिबा ने अपनी ट्वीट में कहा है कि उन्होंने इस सिलसिले में जेल भी काटी, उन्होंने इस सिलसिले में तहवील में भी रही नैब की और अब 3-4 साल की जुस्तजू और अदालती केसेस के बाद उनके पासपोर्ट वापस हुआ है। दूसरी तरफ चूँकि इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका तौहीन अदालत केस भी आज लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी उनका फैसला सामने आया है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा था, उसकी सरबराही कर रहे थे उन समेत 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जो खातून जज थी ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके खिलाफ धमकी आवेज़ गुफ्तगू पर ये नोटिस मिला था। आज चीफ जस्टिस साहब ने इस नोटिस को, तौहीन अदालत के नोटिस को ख़त्म कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया और उन्होंने कहा कि अदालत इमरान खान साहब के जवाब से मुतमईन है और खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस थी और फिर फ़र्द जुर्म की बात हो रही थी, लिहाजा अदालत ने जो एक अहम मुकदमा जिसे बहुत से मुबस्सिरीन करार दे रहे थे इमरान खान साहब को, उस मुकदमे से बरी कर दिया और वो भी खारिज हो गया। ये तो 2 अहम मुकदमात की बात हुई जो लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, लेकिन साइफर ऑडियो लीक्स हैं, वो मामला इस वक्त भी पेचीदा भी है और ज़ेर गौर भी है। इस हवाले से वफाकी काबीना ने फैसला किया है, मंजूरी दी है कि इमरान खान साहब, इनके वज़रा और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएंगी ऑडियो लीक्स के हवाले से, साइफ़र के हवाले से, और इस सिलसिले में FIA की कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज इस सिलसिले में तफसीलात शेयर करते हुए वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि ये आइनी मामला है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई उसमें उन्होंने कहा कि इस मामले पर खेलना है और एक नशरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो साइफ़र है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिस से गायब हो गया है और उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। बारकैब उन्होंने कहा कि इसको मंतकी अंजाम तक मामले को पहुँचाया जाएगा और इसकी तहकीकात की जाएंगी। इसके मुख्तलिफ ज़ावियों से भी हम गुफ्तगू करेंगे। कल खान साहब ने जलसा भी किया, उनके अपना हकीकी आज़ादी के लिए जलसे का सिलसिला जारी है टेक्सला में और उन्होंने वहाँ धुआंधार खिताब किया, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियात इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, एक हमारे दोस्त मौजूद हैं और 2 हमारे साथ ऑनलाइन हैं। तारुफ हम आपसे करा देते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक अरसे के बाद हमारी रिक्वेस्ट पे लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, बजरिया स्काइप हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस अहम और हसास मामले पर शिरकत की दावत को कबूल किया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सैयद यावर हुसैन बुखारी साहब, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, PTI से ताल्लुक़ है और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं जहाँ कल खान साहब ने जलसा किया था टेक्सला। वाह में आपका बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शौकत पराचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जनरल कयूम साहब सर आपसे करूँगा। सर, साइफ़र ज़ाहिर बात है एक खुफिया मुरासला था और इसको खुफिया मुरासला कहते हैं और ये किया जाता है हमारे इन्वेस्टर्स की तरफ से। इस पर आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मामला बड़ा, उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस कागज़ को, जो बाद में अब ऑडियो लीक से पता चला है फ़ोटो कॉपी थी, 27 मार्च के जलसे में लहराया। उन्होंने कहा एक साजिश की गई, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस पर 3 दफ़ा मीटिंग हुई, उन्होंने कहा ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले साजिश के, लेकिन अब ऑडियो लीक्स सामने आई हैं और ऑडियो लीक्स पे बातें हुई हैं और जिनकी इन्वेस्टिगेशन अब फेडरल कैबिनेट ने फैसला किया कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस सारे मामले के हवाले से। खान साहब ने कहा कि ये साइफ़र गायब हो गया लेकिन वजारत खारजा के पास मौजूद है। आप चूँकि सेनेट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए? गवर्नमेंट ने तो कहा है FIA तहकीक करेगी, PTI कहती है तहकीक हो लेकिन FIA नहीं, अदालत से कराई जाए। जनरल कयूम साहब। जी देखिए, ये जो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक साइफर का इशू है जी और वो एक अलग बात है और एक ऑडियो लीक्स का मसला है, ये एक अलग बात है। देखिए, साइफर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई 2500 साल पुराना है, यानी 400 BC में
इसका इस्तेमाल इस तरह शुरू हुआ कि देखा ये गया कि अगर कोई मैसेज आप भेजें और अगर प्लेन टेक्स्ट के अंदर मैसेज हो तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती। तो इसलिए इनको कोडेड या एनक्रिप्टेड मैसेज, यानी आप अगर कहते हैं ना कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है या रशिया इज अबाउट टू अटैक, तो उसको कोडेड में वो कहेंगे कि आप लिखेंगे SATMN और M का हो सकता है मतलब यूक्रेन OS का हो, उसका एक कोड बना होता है जो कि हाईली टॉप सीक्रेट होता है, ताकि आप जो गुफ्तगू करता है हमारा एम्बेसडर या हाई कमिश्नर अपने होम के साथ, अपनी बेस के साथ, अपने फॉरेन ऑफिस के साथ, वो किसी लिहाज से भी डिकोड होके वो ना हो जाए, उसकी जो एनक्रिप्शन है वो ब्रेक ना हो। तो इसलिए ये एक खास मसला है और उसमें दैट इज द रीजन कि बड़ी फ्रैंक बातचीत होती है। बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ सच्ची होती हैं, कुछ नहीं भी होती, क्योंकि ये परसेप्शन होती है एम्बेसडर की अपनी लियाकत पे मुनसर है, उसके अपने विजन पे है, उसकी एक कॉम्प्रिहेंशन पे है, जो बात करने वाला दूसरा बंदा है उसका क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। तो लेकिन इस सारी बात को इकट्ठा करके वो एनक्रिप्ट करके कोडेड लफ्जों में इधर भेजता है, तो ये फिर उसको डिक्रिप्ट करते हैं और पढ़ते हैं, तो फिर उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी जरूरी है। उसमें बड़ी बातें होती हैं और ये दुनिया से आते जाते रहते हैं। तो एक तो वो मसला है। अभी इसकी ठीक ओरिजिनल कॉपी ऑफिस फॉरेन ऑफिस में होगी, लेकिन अगर इसकी फोटो कॉपी भी किसी के हाथ लगती है, दुश्मन के हाथ, तो वो इसको डिकोड करने की या उसको कोड को ब्रेक करने की एक एफर्ट कर सकता है। दैट इज द रीजन कि ये सीरियस इशू है और उसके ऊपर जो है इंक्वायरी जरूर अपने तौर पे हो रही है और वो बात करनी है। दूसरा, आपने ये बात की वीडियो लीक्स की। देखिए वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स की, जैसे ये साइफर को डिकोड करना या बाहर लिखना एक साइबर का क्राइम बन जाता है, इसी तरह ये साइबर क्राइम के जुमरे में चीज आती है कि ये कैसे हुआ। इसके आगे दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कहा क्या जा रहा था, मेरे ख्याल में उसकी भी अहमियत जरूर है, क्योंकि आपको अपनी हाई कमांड का एक जो बाहर बात करते हैं और जो अंदर बात करते हैं, ये इसके अंदर फर्क और तजाद और ये जो एक किस्म की डबल स्पीक है, उससे लीडर का जो इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा इरोड हो जाता है। और दूसरा पहलू ये है कि ये लीक कहां से हुई। अगर ये प्रेसिडेंट हाउस, आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउसेज, आपका GHQ, आपकी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जो हैं, ये स्टेट के ऑफिस है, रियासती है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। अगर उनके अंदर इस तरह की ब्रीच मुमकिन है तो ये और ज्यादा भी एक अलार्मिंग है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर हुकूमत ने ठीक किया कि अपना बैठ के उन्होंने कहा कि जी इसकी इंक्वायरी हो और ये पता कर किया जाए कि ये कैसे हुआ। और इसका देखिए साइबर क्राइम की हिस्ट्री भी है पाकिस्तान में। एक वक्त में FBR की बहुत सी चीजें लीक हुई, एक वक्त के अंदर 22 बैंकों के अंदर बहुत से अकाउंट, ये जो क्रेडिट कार्ड्स है उनका मसला वगैरह पता रहा। एयरफोर्स में, नेवी में, आगे पीछे बहुत सी जगहों उस पे आते हैं। जनरल साहब आपने नुक्ता उठाया, हाँ मैं चाहूंगा इस पे हम लौट के आएंगे। जरा मैं यावर साहब की भी इस पे गुफ्तगू ले लूं, उनका भी इनपुट लूं। यावर बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली जनरल क्यूम साहब की, मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। सर ये अब साइफर है, ज़ाहिर बात है आपकी पार्टी, कल भी खान साहब जो है इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे जब टेक्सा में जलसे से खिताब कर रहे थे, आप उनके मुंतज़मीन में आप शामिल थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हुकूमत ने फैसला किया इसकी तहकीकात होगी, जो साइफर से रिलेटेड ऑडियो लीक से उनकी तहकीकात। फवाद चौधरी साहब का आज मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल PTI भी चाहती है कि तहकीकात हो, लेकिन वो अदालत से चाहते हैं, FIA से। तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम तहकीकात के हवाले से आप और नून लीग जो हैं उस सेम पेज पर हैं कि इनकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए ऑडियो लीक्स की। तो आपका मैं मौक़िफ़ जानना चाहूंगा, आप समझते नहीं कि इससे आपका जो सियासी बयानिया है उसको ठेस पहुंची है जो अब तक ऑडियो लीक्स हुई हैं? यावर बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिब। नहीं जी, बिल्कुल ठेस नहीं पहुंची है। अच्छा, पहले तो मैं जनरल कयूम साहब ने जो बात की मैं उसको आगे लेके चलूंगा कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये बहुत सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है
और वो डेली बिजनेस उनके ऑफिस से चलती है। वहां पे तहकीकात, ये कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया में बहुत सारी जगह हुआ है। रूस ने अमेरिकन एम्बेसी को 25 साल मॉस्को के अंदर बंद किया था, उनकी एक एक बात सुनते थे। 1947 से 25 साल तक वो लोग लगे रहे। इसी तरीके से रूस की एम्बेसी जब वाशिंगटन में बनी, उनने कंक्रीट के अंदर माइक्रोफोन लगा के बंद करने की कोशिश की। तो ये हमारी दुश्मन एजेंसी कोशिश करती रहती है। फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कितनी होशियार है, कितनी केपेबल है, ये उनकी अपनी सलाहियत है कि किस तरीके से इन लीक्स को रोकें और कोई और हमारे प्राइम मिनिस्टर की बातें उनकी ऑफिस की बाहर कभी भी ना निकले। ये बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का होता है और ये पाकिस्तान की टॉप मोस्ट सीक्रेट बातों का वो बाहर कभी निकलनी नहीं चाहिए। ठीक, एक बात। नंबर 2, हम लोगों ने तो हमेशा कहा था कि हर हालत में हमारी जो ये साइफर है इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और तहकीकात हम लोग FIA से क्यों नहीं चाहते और जुडिशरी से क्यों चाहते हैं कि हमारा इत्मीनान जुडिशरी पे ज्यादा है, क्योंकि वो लोग हर चीज को हर पहलू से देखेंगे। FIA का प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं ये मेलाइंड है, इनके ऊपर इल्जामात लगते हैं कि ये लोग बातें ऊपर की सुनते हैं जो भी गवर्नमेंट हो। तो हम लोग हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि ये लोग अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आजाद हों तो हमें तो फिर इतराज ही नहीं होगा कि FIA करे, जो मर्जी इदारा, जो इन्वेस्टिगेशन का इदारा है वो करे। लेकिन जुडिशरी इस टाइम पे सबसे बेहतर पोजीशन में है कि वो ज्यादा इंसाफ कर सकती है। एब्सोल्यूट इंसाफ करती है कि नहीं करती है वो तो कल उन पे है कि उनकी अपनी। लेकिन माजद आपने कहा, लेकिन अदलिया के जब फैसले आते हैं तो मैंने ये देखा है कि एक रविश पाई जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में कि वो अगर फैसला खिलाफ आए तो उसकी वो मुखालफत भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, हक में आए तो उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन दूसरा, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, हाउस हो, नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हों, ये ब्रीच जब होता है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारों को इसको ज़रूर देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ था, कुछ साइबर सिक्योरिटी के हवाले से लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं। कंटेंट पे मैं जरा आना चाहूंगा यावर बुखारी साहब, जो मैंने आपसे कहा था आपके बयानी को ठेस पहुंचना। कंटेंट ये है कि खान साहब कह रहे हैं एक ऑडियो लीक में इस पे खेलना है। देखिए, ये सब मैटर ऑफ पाकिस्तान इंटेग्रिटी रिलेशनशिप विद USA। दूसरा ये कि गायब हो जाना, उनका खुद कहना, आप कह रहे हैं कि ये आपकी हुकूमत का जाना ठहर गया था इस साइफर के बाद क्योंकि उसमें ऐसी बातें थी, और उसका वजीर आजम ऑफिस से गायब हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस सर एक नेग्लिजेंस कह लें, गफलत कह लें, या इसको क्या नाम दिया जाएगा। तो ये कंटेंट पे भी तो जरा बात होनी चाहिए। ये इस हवाले से मैं कह रहा था कि ये काफी आपके लिए हैरानकुन बात नहीं, और बल्कि लम्हा फिक्रिया कि वो गायब हो गया आप लोगों से। देखें, ये पूरा एक साइफर हमारे नजदीक तो एक जो अमेरिकन ने साजिश तैयार की थी कि उस साइफर में था क्या कि भाई ये नो कॉन्फ्रेंस मोशन में अगर PTI की हुकूमत को फारिग कर दिया जाता है, इमरान खान की हुकूमत को, तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। तो वो फिर वो आपकी नजर से गुजरा है साइफर? जी, आपने पढ़ा है, देखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, वो तो सेकंड हैंड नॉलेज है, लोगों से सुना है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भेजा है कासिम सूरी साहब ने। वो जो बात उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कतई कलाई माजद के साइफर नहीं मिला, हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेजे गए थे, और वो आपने देख लिया आजम खान साहब ने उस पर क्या कहा था। वो जो बात आपने कहा ना कि बयानी को ठेस पहुंची है, जो लफ्ज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया है वो जैसे अपनी स्पीचेस में इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिका ने जब ये बात की, खेलने को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि भाई ये शायद उसको ट्विस्ट करेंगे। वो मीडिया तो है नहीं कि वो ट्विस्ट करेंगे, लेकिन वो इस चीज को जितना खींच सकते हैं खींचेंगे कि अमेरिका की मुदाखलत हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज है। हम लोग अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। जो बंदा सामने खड़ा होता है, भुट्टो साहब ने याद है खत लहराया था पिंडी में, हम लोग, मैं क्लास 6 में याद है वो लहराया था। वो क्या था, हेनरी किसिंजर ने डायरेक्ट खत लिखा था कि हम तुम्हारी एक मिसाल बना देंगे। तो अमेरिका की आदत है 47 से आज तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो इंटरफेरेंस करते रहे, साजिशें तैयार करते रहे, ज्यादातर वो कामयाब हुए क्योंकि इतना पैसा फेंकते। यहाँ पे भी जो अमाउंट आया था वो हर किसी को सुनाई दिया गया है कि $200 मिलियन था, जो भी था, अल्लाह को बेहतर पता है एग्जैक्ट अमाउंट क्या था। लेकिन ये बातें जहाँ पे धुआं उठता है वहां पे कहीं ना कहीं कोई आग लगी होती है।
जहाँ पे बातें खेलने की पॉजिटिव टर्म मिली है कि हम आवाम को खुल के बताएंगे कि भाई हुआ क्या है। और बहुत अच्छा किया खान साहब ने, अभी एक एक बंदा अवेयर हो गया है कि अमेरिका कितनी नीच हरकतें कर सकता है। इसने हमारे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गोली मरवाई, लियाकत अली खान को, भुट्टो साहब को फारिग किया, अयूब खान को फारिग किया, या खान को फारिग किया, जियाउल हक साहब के साथ उन लोगों ने अपना एम्बेसडर उड़ा दिया, लेकिन वो जब बात नहीं सुने तो उनको मरवा दिया। फिर बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया, फिर एनआरओ दिलवाया। यावर भाई ये सारी बातें रॉबिन राफेल से हुई थी जब बनी गाला गई? देखें, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रहना बहुत अच्छी बात। आप तारीख बता रहे हैं अमेरिका की जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, आप तो खुद तारीख का अहाता कर रहे हैं, भुट्टो साहब का कह रहे हैं, लियाकत अली खान साहब का कह रहे हैं। तो मैंने कहा ये बातें अक्रॉस द टेबल ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए तो अच्छी हैं। रॉबिन राफेल या जो हमारे अमेरिका के सफीर हैं ब्लूम साहब, उनसे ये बातें होती है मुलाकातों में? देखिए नहीं, मुझे नहीं पता है। देखिए मैं लेकिन आप समझते होनी चाहिए? लेकिन मैं समझता हूँ ये बातें खुल के होनी चाहिए, ठीक है। उनको अपनी अप्रीहेंशंस को बताना चाहिए। ठीक है, हम एलाइज हैं, और वो जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक एलाइज हम थे। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हमारे साथ वो ये करेंगे तो आप देखिए फ्रेश अमेंडमेंट उन्हें डाला ठीक है। बुखारी साहब जरा मेरे साथ रहेगा, मैं जो पराचा साहब के पास भी जाते हैं। पराचा साहब उनका क्रिकेटेड टर्मिनोलॉजी में खान साहब गुफ्तगू करते हैं, खेलना से मुराद ये ली है यावर बुखारी साहब ने कि खेलने से मुराद ये है कि वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहा इससे खेलें। और दूसरा उन्होंने अमेरिका की तारीख बताई। आप माशाल्लाह फॉरेन अफेयर्स की बीट भी करते हैं, अपना शो भी करते हैं। बताइएगा ये जो साइफर है इसका मंतक जब आपको क्या लग रहा है, बस ये पब्लिक डोमेन में और ये टेक्सला, मर्दान, चारसद्दा, इन जलसों में ही बात होगी, और जब वो रॉबिन राफेल आएंगी तो उनसे ये बातें हुई होंगी या होनी चाहिए? और बुखारी साहब तो नडर आदमी हो तो कह रहे हैं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, और दोनों मेहमानों का शुक्रिया जो आपके साथ हैं। दोनों मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, सेनेटर साहब भी और बुखारी साहब भी। सेनेटर क़य्यूम साहब तो खुद जनरल हैं जी, और चकवाल से हैं। ये बड़े आपने गुगली फेंकी है। वैसे राजा साहब ने, जनरल साहब गुगली नहीं, लेट मी कंप्लीट। जनरल है और चकवाल से हैं, क्योंकि यावर बुखारी साहब के लीडर भी जब चकवाल में खड़े होते हैं तो ज्यादा हौसला पकड़ते हैं, ज्यादा वाज़ेह बातें करते हैं, बल्कि धमकियां भी देते हैं। अच्छा। कि अगर आपको टेलीफोन पे कोई धमकियां देता है तो आप आगे से धमकियां दें, क्योंकि वो चकवाल में जलसा हो रहा था। और फिर ये भी कहते हैं कि तुम होते कौन हो हमें धमकियां देने वाले, ये चकवाल में खड़े होके बंदा वादे अंदाज में। वैसे जो यावर नहीं, शुरू तो चकवाल से हुई थी। नहीं, टेक्सला में सही था, टेक्सला में तो रिपीट किया ना, लेकिन असल जो खान साहब का या यावर बुखारी साहब के लीडर का जो बेस उस वक्त बना था वो तो चकवाल बना था ना, तो ज़्यादा वादे अंदाज में वो बात कर रहे थे। दूसरी बात ये है ऑडियो लीक्स के हवाले से, यकीनन हमारे मुल्क में ये कंसर्न है और इसमें कोई शक नहीं है। अभी सेनेटर जनरल साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जब कोड और डी कोड होता है तो उसमें एम लिखा जाता है जी। और बुखारी साहब के लीडर भी कभी मिस्टर एक्स कहते हैं, मिस्टर वाई कहते हैं। वो बुखारी साहब भी हमें बता दें, जैसे जनरल साहब ने बताया डी कोड करके कि एम क्या होता है, एन क्या होता है। तीसरी अहम बात मैं समझता हूँ साइफर के हवाले से कि अगर दोनों सीनियर दोस्त हैं, बहुत समझदार हैं, बुखारी साहब बहुत समझदार हैं, साइफर का तो मतलब ही होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो ऐसे अल्फाज में हो जिसका आम फहम कोई मतलब ना हो, यानी ऐसा सीक्रेट होता है कि आप और मैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारी एक्सेस में भी ना आए। अच्छा, लेकिन अगर साइफर को आप खड़े होके पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ने का मतलब यही है ना कि साइफर में क्या लिखा है। 27 मार्च को ये पढ़ा गया, फिर कह दिया गया कि जी साइफर जो है लेट्स प्ले वाला जो आपका सवाल है, बुखारी साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, हम बड़े एहतराम के साथ उन्होंने जो बात की बड़ा एहतराम है। लेकिन पूरा अगर ऑडियो सुना जाए, यकीनन बुखारी साहब ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, जनरल साहब ने भी सुना होगा। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बार बार सुनना पड़ता है, अपना शो करना हो या आपके शो में आना हो, तो उसमें तो वाज़ेह है कि हम इस पे पॉलिटिक्स करेंगे, हम इसको खेलेंगे टिका। और नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, खुद बाद में लिया भी सही नाम, बाय द वे जब खिताब किया तो नाम लिया, और नाम भी नहीं लेना क्योंकि जो आपने भी बात की, ट्रेडिशनली एंटी अमेरिकनिज्म का स्लोगन पाकिस्तान में बिका है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा इमदाद भी अमेरिका ने दी है,
लेकिन अब थोड़ा सा इससे बढ़ के ये कहें रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी थी, जो कुछ भी था उसमें मीर जाफ़र और मीर सादिक थे, लोकल न्यूट्रल थे, या जो भी था, जो भी इमरान खान कहते हैं उनका पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं और उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। अदालतें भी माफ़ कर रही हैं उनको, और दूसरे लोग जो फ़ोने किया करते हैं वो भी उनको नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है आगे से ये धमकियाँ देंगे हमें, यही कहते हैं ना इमरान खान, ठीक है। लेकिन फिर भी उनका पर्सपेक्टिव है। बात साइफ़र के हवाले से जो फ़ॉरेन ऑफिस ने की, जो वज़ीर ख़ारजा ने की, जो मैं भी एक हम्बल जर्नलिस्ट के तौर पे समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जब होते हैं उसमें इससे भी सख्त बातें होती हैं। अच्छा, ये कोई ऐसी अचंभे की बात मसलन नहीं है हम कि... कहते हैं कि इंडिया ने, मोदी ने NCR नाफिज कर दिया। पाकिस्तानी नहीं, वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो इंडिया के शहरी हैं। इंडिया अपने मुल्क में जो भी कानून चाहे लगा सकता है। सिमिलरली पाकिस्तान एज अ सॉवरेन कंट्री अपने मुल्क में कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है। हम अशरफ गनी साहब से कहते थे, हम करजई साहब से कहते थे कि आप एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं अफगान, आप तो जो है वो तालिबान को साथ मिलाएं। ठीक है। तो क्या हम इंटरफेरेंस कर रहे थे उधर? जनरल साहब भी बेहतर जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं नेबर्स की एग्जांपल दे रहा हूं, बुखारी साहब भी मुझसे ज्यादा समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो लिहाजा डिप्लोमेसी में इससे भी सख्त बातें होती हैं। एक ईरानियन जनरल ने कह दिया था हम पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे, तो क्या वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे? नो, यानी पब्लिकली कह दिया। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में वो क्या क्या कहते होंगे। ठीक है। साइफर जो होता है, दो मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक भी हो सकता है, और दो मुल्कों के दरमियान इस तरह की कम्युनिकेशन में बड़ा टफ मैसेज भी आ सकता है। रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा था ना कि वी विल थ्रो यू टू द स्टोन एज। यस, वी विल मेक, और हेनरी किसिंजर के जो है वी विल मेक यू एन एग्जांपल। तो क्या वो रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी थी? बाद में बनी या ना बनी, हर एक अपना पर्सपेक्टिव लेता है। लेकिन उसको कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आती है, जो मैसेज आता है, वो पब्लिक करना उन मुल्कों के साथ एक तो अपने ताल्लुकात को खराब करना, प्लस आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब करना। ये बहुत आम लगता है कि अपनी क्रेडिबिलिटी इसमें सफर करती है। जनरल क्यूम सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यावरी साहब ने कहना और मानना है कि FIA पे इन्हें इतराज़ नहीं होता अगर उनके मुताबिक सियासी मदाखलत या बायसेस ना हो। आपने भी इदारों को हेड किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात हो रही हैं। अब तो कैबिनेट ने फैसला कर लिया, FIA की कमेटी बन गई है। PTI कहती तहकीकात हो लेकिन अदालत से हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए ताकि ये जो ऑडियो लीक्स है, इसके जो कंटेंट्स हैं, उस पर भी तहकीक होनी चाहिए कि ये खेलने से क्या मुराद, नाम नहीं लेना, प्राइवेटली एक पोजीशन, पब्लिकली दूसरी पोजीशन, क्या कहेंगे इस पे? और जो माजी के तनाजुर में भी बातें की है यावर बुखारी साहब ने, पाक US रिलेशनशिप और मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के साथ उनके रवैया और ताल्लुकात। या देखिए, ये जो लास्ट बात आपने की है, इस पे तो मैं बुखारी साहब से एग्री करता हूँ कि अमेरिका का रवैया सिर्फ हमारे मुल्क के साथ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यही रहा है। आप देखिए मिडिल ईस्ट के साथ क्या किया है, ईरान के साथ क्या है। ये कोई रीजनेबल तरीका है कि वो अभी भी उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर के ऊपर इनको छोड़ेंगे नहीं और इजराइल का नाम नहीं लेते, और बहुत सी चीजें हैं, वो तो ठीक बात है। लेकिन हमें इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना है, और लीडरशिप का जो चैलेंज है वो यही है कि इस तरह के लोग जिनके आंखों के आगे खून चढ़ा हुआ है मुल्कों के, उनके साथ हम अपना नुकसान भी ना होने दें और बिगाड़ के और ज्यादा उसको वो खराबी भी ना करें। तो और दैट इज द रीजन कि अमेरिका की इस पॉलिसी की वजह से आज वो कंगाल होते जा रहे हैं ना। आप ये देखें कि इकोनॉमी में भी चाइना जो है ऑलमोस्ट उनको ओवरटेक कर चुका है, और आपको बदहाली का, और ये जो सेंचुरी है वो कहते हैं एशियन सेंचुरी है। चाइनीज जिन्होंने जंगों में हिस्सा नहीं लिया वो आगे आ रहे हैं, और इन्होंने जहां कोई खिता नहीं छोड़ा जहां जाके खराबी की है तो। लेकिन ये साइफर के मकाम के ऊपर आके ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। कि आपने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके एक नैरेटिव बनाया कि जी बैरूनी मुदाखलत है, और वो नैरेटिव बिका भी। मतलब है ये नहीं कि वो नहीं बिका। देखें जी खुददार, अभी आप ये कह दे, आपने बहुत से ज्यादा लोग कुछ बहुत एजुकेटेड कम है,
और अनएजुकेटेड ज्यादा हैं, आप ये कहें जी हम अपनी अना पे हम अपनी गैरत को नहीं बेचेंगे, हमें क्यों डिक्टेट कराएगा? वो तो हम भी कहते हैं। कौन कहता है ऐसा बंदा को बेगैरती होगा जो ये कहेगा कि हमारे मुल्क की अगर गैरत को वो करेंगे? तो इसलिए वो किसी ने समझ ये कहा ना कि वो मंजिल से और दूर वो होता चला गया, मसरूफ था सफर में मगर राह पर न था। इमरान खान साहब एक टेंजेंट के ऊपर चले हैं और इनका पता चल गया कि कितना गैप हमारा लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आपने यावर बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी? मैं जिस पीटीआई के नुमाइंदे से बात करता हूं, कहते हैं हमारे बयानी को कोई ठेस नहीं पहुंची अगर ये बाउंस बैक भी किया है। ये दूसरा एक ज्यादती है कि वो आप ये कहें कि नहीं पहुंची है। आपने अभी इन्वेस्टिगेशन की बात की है, तो देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक अपना रोल है। वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर से ये चीजें शुरू होंगी और वो इनके फैक्ट्स को हाईलाइट करेंगे और फिर बाद में ये अदालतों में पेश हो सकते हैं और अदालतों के सामने होगा कि क्या सच है क्या झूठ है, इसमें कितना वजन है, वो उस पर बेस करके करते हैं ना। तो इसलिए हर चीज को मोतरेज जो है वो नहीं होना चाहिए। हर चीज को नेगेट भी आप करते रहेंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज करेंगे। इमरान खान साहब हो, हमारी जमात हो, दूसरे लीडर्स हो, देखिए जो बड़े लीडर्स होते हैं ना वो क्रेडिबल बात करते हैं, वो थूका हुआ चाटते नहीं है, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी माहौल यही है। वो परवीन शाकर ने कहा ना कि मैं सच कहूंगी और तो हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मतलब है कि लोगों को भी हम अपने तौर के ऊपर गुमराह कर रहे हैं। तो खुदा के लिए अच्छी सियासत करें, अच्छा मैनिफेस्टो बनाएं, तहजीब मुहज्जब बात करें। आई कैन अश्योर यू एनी लीडर फ्रॉम एनी पार्टी लोग उसके पीछे चलेंगे। लेकिन अगर झूठे बयानिए बना के एक दूसरे को बिलो दी बेल्ट हम हिट करते रहेंगे और ये कल्चर क्रिएट करेंगे जिसपे कोई पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, और कभी हम अदारों के ऊपर, अभी आप देखें चकवाल का जिक्र पराचा साहब ने किया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम ए प्राउड चकवाली हूं। और हमारा जो इलाका है ना वो पाकिस्तान फौज की जान है। जितने फौजी हैं सिपाही से लेके जर्नैल तक, और जो पहला विक्टोरिया क्रॉस जो हाईएस्ट अवार्ड वर्ल्ड में मिला था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो भी सूबेदार जो है सूबेदार साहब खुदादाद को चकवाल से मिला था। और आज भी हर ग्रेव यार्ड के अंदर आप झंडे लगे हुए शोधा के लाशें। मेरे 71 के जंग में 65 की जंग में हमारे अपने गांव में इतने लोग। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि वो तो हमारा प्राइड है और पूरे पाकिस्तान की आज हमारी नेशनल आर्मी है। बलूचिस्तान से भी है, खैबर पख्तूनख्वा से भी है, सिंध से भी है। उनको इम्प्लीकेट ना करें। इन्होंने हर जगह पे जाके कहा वो अगर आपको टेलीफोन करता है तो आप उसको आगे दें, यानी मीनिंग देयर बाई कि कौन टेलीफोन करता है। आपने एक इंप्रेशन क्रिएट किया कि इंटेलिजेंस एजेंसी शायद करती है। नो, हाँ, आप ये बिल्कुल ना कहें। आप अपने तौर पे हम अपने सिस्टम को ठीक करें। और ये भी जो वो एक फिर रही थी सोशल मीडिया पे, वो कंकॉक्टेड फेक थी। एक बंदा बात करता है, दूसरा कहता है यार ये फलाना वो अपनी जो वेबसाइट से हटा दो, वो मैं नहीं हटाता, तुम कौन हो? ये इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे तो नहीं करती। ये तो सिर्फ उनको गंदा करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, जो दुनिया में एक मकाम रखते हैं। तो हम अपने घर से ही उनके ऊपर बैक स्टैबिंग करते हैं। ये चीजें हमें डिस्करेज करनी चाहिए बड़े लीडर्स को। ठीक है सर, मुद्दा आ गया। मैं को सर आपकी बात आ गई। मैं यावर साहब के पास बढ़ूंगा। यावर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर जाहिर बात है आप एक जमात हैं और आप लोग इक्तदार में भी थे और इस वक्त भी पंजाब में आप इक्तदार में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इक्तदार में है, आज़ाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, और आपका अपना सियासी बयानिया हो सकता है, उसमें कोई कबात नहीं है। और आप एवरी पावर पॉलिटिक्स है, उसमें हर कोई कोशिश करता है कि किसी तरह इक्तदार में दोबारा लौट के। लेकिन ये जो रास्ता इख्तियार किया है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जैसे पराजा साहब भी कह रहे हैं और मेरा अपना भी मुशाहिदा है कि आप बड़े जांदीदा सियासतदान भी हैं, लोगों की नफ्स पे आपका हाथ है। ये क्या मतलब ये उधर ही जिस तरह ऑडियो लीक में हमें लगता है कि यहाँ 3-4 लोगों ने इस मामले को टेकअप किया और फिर पूरी पार्टी को सेल किया और फिर उस पार्टी ने उसकी एडवोकेट्स बन के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके ये बात की। जैसे आप अब बात कर रहे थे साइफर की कंटेंट डिटेल, आपने कहा मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन आपको भी ज़ाहिर बात एक सेकेंडरी सोर्स होता है, आपको पता चला और आपने उसकी तरवीज की। सर कुछ इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ जहन में आपके खुद सवालात नहीं आते कि ये जो चीज़ है, अब जो ऑडियो लीक्स आई हैं और उसकी सेहत से कोई इनकार नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ये नहीं कहा कि ये मेरी जो ऑडियो है ये झूठी है, उन्होंने कहा जी ये इन्होंने लीक करके चले, इन्होंने साइफर को तो मान लिया, चले इन्होंने ये बात तो होगी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है।
अनवार भाई, सबसे बड़ा इशू ये है यहाँ पे कि सबके साइफर है कि नहीं है। साइफर है, और साइफर उसमें है क्या, ये इशू है असल में। सुने ना, एक कोडेड लेटर होता है जो बाहर से आता है, उसका जनरल कयूम साहब ने बड़ी खूबसूरती से समझा दिया। उसके अंदर जो कंटेंट है, एम्बेसडर साहब जो पहली दफा उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बोला यस, ISPR के DG की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद उनने बोला कि मुदाखलत हुई है, और वो आप लोगों ने सबने अपने चैनल पे नहीं हुई, साथ में ये भी कहा, ठीक है ना जी। वो बाद में कहा जब प्राइम मिनिस्टर हमारे हुकूमत चली गई उसके बाद का। अभी मुझे ये बात बताएं कि फौज का इतना बड़ा इदारा है और उसका DG कह रहा है कि मुदाखलत हुई है, और उसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है मुदाखलत नहीं हुई है, तो क्रेडिबिलिटी इमरान खान की तो कोई खराब नहीं हुई। साजिश का सर वर्ड यूज किया था कि साजिश नहीं हुई। देखिए डिफरेंस बिटवीन मुदाखलत एंड साजिश। नहीं, वाकईतन है ये सर, ये है अनवार भाई सर, ये है। उल्टे हाथ से पकड़े, सीधे हाथ से पकड़े, गर्दन की पीछे से पकड़े। अभी आपको शौकत पराचा साहब ने एग्जांपल दी कि हम कोई देते हैं भारत के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, तो वो मुदाखलत के जुमरे में आएगा। साजिश तो नहीं बुन रहे ना उनके खिलाफ। अनवार भाई देखें, खुदा का वास्ता है, बात एतजाज एहसन साहब की है कि मुदाखलत साजिश के बगैर होती नहीं। एक प्लान बनता है ना, उसके मुताबिक फिर जो ऑन द ग्राउंड जो काम होता है उसको मुदाखलत कहते हैं, पीछे जो प्लान बनता है उसको साजिश कहते हैं। अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो उसको साजिश नहीं कहा जाता है। साजिश किसी हुकूमत को गिराने के लिए जो प्लान बनता है उसको कहा जाता है। तो अमेरिका ने साजिश की, हुकूमत हटाई, क्यों? क्योंकि हम रूस की तरफ देखना ज्यादा शुरू हो गए थे। पहले हमारी सिर्फ फौज रूस की तरफ देख रही थी, अभी फिर हम लोगों ने देखना शुरू। तो अब ये जो हालिया दिनों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदर पुतिन से मुलाकात हुई है, तो अब फिर ऐसे खदशात दोबारा जन्म ले सकते हैं आपकी थ्योरी के मुताबिक अगर बात की जाए? नहीं, सदर पुतिन के साथ वो रूस गए नहीं। SCO के इजलास में सुन ले, उन्होंने अभी तक रूस गए नहीं। उन्होंने यूक्रेन पे रूस के हमले को कंडेम ना करने की बात नहीं की। खान साहब को कहा गया कंडेम करें, उन्हें कंडेम नहीं किया। वो दो मुल्कों की उन्हें मुदाखलत करके जब हमारे कश्मीर का इशू होता है कोई कंडेम नहीं करता है। हम लोग, मुझे पता है हम किसी के जर खुरीद गुलाम है कि जब वो हमें सुने हम वो करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। जहां तक बात की जनरल साहब ने, तो मैं माजरत के साथ और एक छोटा भाई होने के नाते मैं डिसएग्री करूंगा। खान साहब का जो बयानिया है वो उसने अमेरिका की असल चेहरे को नंगा किया कि ये इन लोगों ने ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बताने की कोशिश की हम छोटे से छोटा फैसला अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। हमें अमेरिका बहादुर की तरफ देखना पड़ता है कि जी मैं अभी यहाँ पे बैठ जाऊं, मैं हाथ धो लूं, मैं मुंह साफ कर लूं, मैं मुंह में नवाला डाल लूं, ये चक्कर है। जो पराचा साहब ने बात की ना, मैं वैसे हैरान हुआ। पराचा साहब भी सिया निगार है और सीनियर बंदे हैं। जिस तरीके से वो PTI के पीछे वो हर चीज को घुमा के PTI की बयाने को बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, ऐसे नहीं है। अच्छा। खान साहब ने जो चकवाल में बात की, चकवाल हमारा वो इलाका है, देखिए चकवाल अटक और जिलो, मैं जलसा सर मेरे इलाके को भी शामिल कर लें। कोहाट और हंगू भी बहुत बड़ी पट्टी है फौज की। अब आप लोग चकवाल, जेलम, अटक, तो मैंने कहा कि लाइफ राह में कोहाट और हंगू से भी बड़े सर फौजी भाई हमारे जर्नैल बने हैं। और मैं अभी दरिया से इस तरफ की बात कर रहा था, अगर हम उस तरफ चले जाएं तो फिर तो भरे हुए हैं। चनार अभी आपको मिलता है, अगर आप बिल्कुल वो पूरी पट्टी है ना सर, चनार तक की जाती है, लेकिन मशहूर जो पट्टी है वो चकवाल, जेलम, अटक की है ना। तो मैं इसकी भी बात करूं, देखिए अफवाज हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक कौमी, वो तो कहते हैं ना कि वो पब्लिक आर्मी है जहाँ पे लोग दिल और जान से उसके साथ खड़े हुए। ठीक है, लेकिन जो हमें प्रॉब्लम जहाँ पे आ रहा है ना, वो फौज के साथ नहीं है, वो उस बयानिए के साथ आ रहा है कि जहाँ पे अमेरिका के आगे बिल्कुल लेट जाने को हम तस्लीम नहीं करते। ये अमेरिका क्या कि लेट जाने को, मैं आप मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन लॉबीइस्ट हायर कर रहा $25,000 पर मंथ। यावर साहब अच्छा किया है, वो अच्छा किया है। तो क्यों किया है कि अमेरिकी अवाम को ये बताना है, अमेरिका के जो, अच्छा आप लोगों ने ये अमेरिकी अवाम को भी बताना है और पाकिस्तानी अवाम को भी बताना है, सारी तस्वीर के रूप में पाकिस्तानी अवाम को भी बताना है। और अमेरिका के अंदर जो लेजिस्लेटर्स, ये तो बहुत भारी जिम्मेदारी ले रही है बुखारी साहब की जमात है। हमारी कोई जाती मुखालफत नहीं है आप लोगों के साथ। हमारा जो इशू है वो ये है, ठीक है, हम लोगों को हर फैसले के ऊपर
हमें आपसे इजाजत की जरूरत नहीं है, हमें अपनी मर्जी से ठीक है फैसले करने जी। आजाद खारजा पॉलिसी के तो यही खतूत होने चाहिए। प्राची साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका को भी इन्होंने आवाम को आगाह करना है, उसके लॉबिस्ट हायर किए और पाकिस्तानी आवाम को भी बताना है कि ये अमेरिका के आगे नहीं लेट जाना। देखिए बुखारी साहब मेरे लिए कई हवालों से मोहतरम है, आप मुझे ये तो ना कहें कि वो कुछ कह रहे हैं तो मैं उल्टा जवाब दूं उनका। नहीं नहीं, मेरे लिए सच्ची बात है। तजिया करें ना उनके बहुत जवाब का। काबिल-ए-एहतराम पार्टी के है। स्पोक्स पर्सन है, उनकी जाती हैसियत 100 सलाम, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग पीटीआई। भाई उनकी ज़ात मेरे लिए काबिल एहतराम है, लिहाजा हमारे लिए भी है, जो बात कर रहे हैं उनकी बात में वजन है। ऑब्वियसली वो एक नुक्ता नज़र को पेश कर रहे हैं। आप डिसएग्री करें, मैं डिसएग्री करूं, जनरल साहब डिसएग्री करें या हम तीनों एग्री करें, उनके नुक्ता नज़र की अहमियत है। ठीक। वो अपनी बात कर रहे हैं और आपने बुलाया भी उन्हें इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि बुखारी साहब को पता नहीं मेरी कौन सी बात नागवार हर गुजरी। चीज घुमा फिरा के आप पीटीआई के पीछे आ जाते नहीं तो जब बयानात की बात होगी तो मैं क्या बात करूंगा। मैं बयान, आपने कहा जी हंगू से भी अफसरान आए हैं, कोहाट से भी चकवाल आए का हैं। जिक्र हुआ, तो अटक का भाई हुआ, जो बात चकवाल में है जेलम का हुआ। वो किधर हंगू में है यार, किधर कोहाट में है। आप शाहजी खामखा जो है ना वो मुझे प्रवोक कर रहे हैं आप, मैं आपके ट्रैप में नहीं आऊंगा। ठीक है, वो चकवाल में भी वो बात अब नहीं है, इसमें जेलम में भी नहीं है। अटक वैसे जहाँ खुद बुखारी साहब है माशाल्लाह बड़ी फर्टाइल लैंड है। बिल्कुल। बुखारी साहब भी जानते हैं, जनरल साहब भी जानते हैं कि जो चकवाल में माशाल्लाह वैसे भी खूबसूरत जगह है, यानी कलर कार उधर है, बाबर वहाँ पे एम्परर बाबर वहाँ पे रुका था, फिर वो सिविलाइजेशन है वहाँ, मलोट फोर्ट है, राम वहाँ पे आके रहा था सीता को जब लेके आया। जनरल साहब जानते हैं इस हिस्ट्री को, बुखारी साहब भी जानते हैं। आप फिर चकवाल के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है जो मैंने पहले गुजारिश की, मुल्कों के दरमियान जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो बहुत सख्त बातें होती हैं। मुझे याद है, अब अल्लाह ज़िंदगी दे रियाज खोखर साहब को हयात हैं, जी जी जी, यहाँ पर रिचर्ड आर्मिटेज आए थे 2002-2003 की बात बिल्कुल। है। वो सुबह 6 बजे हमें बुलाया गया फॉरेन ऑफिस में कि ब्रीफिंग होगी ज्वाइंट। अच्छा, सुबह ठीक 6 बजे मैं फॉरेन ऑफिस में था, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे रिपोर्टर थे। जब खोखर साहब और रिचर्ड आर्मिटेज बाहर निकले, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे पाकिस्तान के, वो डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी नायब वजीर खारजा अमेरिका के। रियाज खोखर साहब ने पता नहीं क्या उनको सुनाई थी कि उनका चेहरा सुर्ख था रिचर्ड आर्मिटेज का, यानी इतना गुस्सा उनको आया हुआ था। लेकिन जब बाहर आए तो मुस्करा के बात कर रहे थे। 2002-2003 के बाद तो हमारा अलायंस तो अभी तक चलता रहा ना उनके साथ जी। चंद साल पहले तक जब ये बाइडन का फ़ोन नहीं आया इमरान खान को तो उस वक्त से कुछ हालात ख़राब हुए, वरना ट्रंप तक तो बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे। ट्रंप साहब कहते भी थे कि माय फ्रेंड इमरान खान, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वो कहते थे ये बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो कम्युनिकेशन है वो सख्त भी होती है, वो सॉफ्ट भी होती है। बुखारी साहब जो फरमा रहे हैं दुरुस्त बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हर मुल्क को खुद मुख्तारी असर्ट करने का हक हासिल है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या खारजा पॉलिसी को या एम्बेसडर ने जो इधर भेजा है पैगाम उसको आप पब्लिक के सामने पेश करेंगे तो कल को आप के एम्बेसडर से कोई बात नहीं करेगा। यस, वो कहेंगे ये तो ये जो जाकर शिकायतें लगाते हैं, बिल्कुल, ये तो जाकर लोगों के साथ बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपकी ऑडियो टेप होगी, इसी वजीर आजम हाउस में इमरान खान की ऑडियो टेप भी तो जब वो वजीर आजम थे, ये तो नहीं है कि आज हवा में आवाज खड़ी थी आपने आला लगा के कैच करके अब उसको ऑडियो की शक्ल, नो, उसी वक्त मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मियां शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना के लोग जो बात कर रहे थे वो तो फोन नहीं था, वो भी टेप हो गई। कल को जो वजीर आजम कोई पाकिस्तान में आए, कोई सदर पाकिस्तान में आए, कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, और यकीन रखें मैं रिपीट की हद तक बात कर रहा हूं कि जब इंटरेक्शन होता है तो सख्त बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनके एट द बैक ऑफ देयर माइंड हो कि ये तो शिकायती हैं सारे, ये तो शिकायतें लगाते हैं बाद में कि जो हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियल ये लोगों के सामने बयान कर देंगे, तो नोबडी विल टॉक टू यू। आपकी खारजा पॉलिसी को जितना नुकसान इस ऑडियो टेप और प्ले करने में और फिर मिनट्स को मैनूवर करने पे हुआ, देखे ना, सादी सी बात है,
ये मिनट्स, वो कह रहे हैं कि मैं मिनट्स अपनी मर्जी से बनाऊंगा। आजम साहब, ये होता है एक साइफर। नहीं 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 नहीं, एक ये relationship। होता नहीं, रिलेशनशिप भी नहीं, ये होता है मुल्की अमूर को चलाना। कि आप और जनरल साहब या आप और बुखारी साहब एक बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना आपका काम है। मैं बुखारी साहब की बात नहीं करता, मैं किसी पीटीआई वाले या नून लीग वाले की बात नहीं करता। रिकॉर्ड करना आपका काम है। अगर आप ज़हन में रखें कि यार मिनट्स तो मैंने लिखने हैं, मेरी जो मर्जी आएगी लिखूंगा, तो कहां आपकी क्रेडिबिलिटी रह गई फिर बुखारी साहब की नज़र में और जनरल साहब की नज़र में। तो जो खारजा पॉलिसी को जो नुकसान हुआ है, जिसको नून लीग कह रही है कि मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसको पीपल्स पार्टी कह रही है कि मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचाया है, कोई आपसे आइंदा बात नहीं करेगा, कोई आपके एम्बेसडर के साथ बात नहीं करेगा। ये कॉस्ट नहीं है, ये आपकी खारजा पॉलिसी की डिस्ट्रक्शन है। ये डिस्ट्रक्शन है। जनरल साहब, मैं आपसे सर एक और सवाल करना चाहूंगा। ये जो बुखारी साहब ने बात की, अक्सर पीटीआई वाले कहते हैं मुदाखलत और साजिश। आपने पाकिस्तान आर्मी में बहुत अहम पोस्टों पे सर्व किया है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे हैं, एक इदारे को आपने टर्न अराउंड किया था, स्टील मिल को, पीएफ वॉ को आपने रन किया हुआ है। सर, ये मुदाखलत और साजिश, और वो जोड़ते हैं कि देखिए जी ये तो बात पहले कर ली गई थी, एतजाज एहसन साहब को भी कोट कर रहे थे, यावर बुखारी साहब, इस पे आपका सर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुदाखलत तो ये बड़ी पार जो है ये हर ऐसे मुल्क में करते हैं जहां इनको अपना मफाद वाबस्ता हो और इनकी एक एफर्ट होती है कि उसको मैनिपुलेट किया जाए। अपने मोल्स होते हैं, इनका इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है। आपके और मेरे, हमारे चेहरों के अंदर छुपे हुए कई इनके अपने लोग होते हैं जिनको इन्होंने बाई किया होता है। ये तो पूरी वर्ल्ड ओवर में इनका चेन है। उससे आपने अपना बचाव करना है और आपकी इंटेलिजेंस अपने तौर पे प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव होती है। लेकिन जो रिजीम चेंज का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी ये करते हैं, पूरी दुनिया में करते रहे हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर कोशिश की है, कहीं कामयाब हुए कहीं नहीं हुए। सीरिया में कितना जोर लगाया, नहीं हो सका। लेकिन उसका भी एक तरीका है, उसका भी अपने तौर के ऊपर वो जाके मुल्कों को बताते नहीं कि, और वो भी उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है पाकिस्तान का झंडा लगा के, एक हाई कमिश्नर या एम्बेसडर, उसको बुला के कहें अच्छा भाई वो जाके बताओ हम आपको ये करने वाले हैं, तो ये मजाक का खेज बात है। ये तो कोई जितनी मर्जी आप एक्सप्लेनेशन दे ले, ये एक जो है ना जग हंसाई की तरफ हम गए हैं। और उससे प्राचा साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी कोई डिप्लोमेट जो देखे ना, कुछ तो पॉलिटिकली अलाइंड हैं लोग, हम जैसे लोग हैं, कई लोग जो टोटल न्यूट्रल हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो लोग हैं, उनसे भी आप पूछ लें और वो आपको बताएंगे कि ये गलत हुआ है और ये श्योरली गलत हुआ है। और उसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। इमरान खान साहब टोटली एक अपॉलिटिकल और एक डिप्लोमेसी के नाम से नाशना है। उनको बहुत सी चीजें लोगों ने बताई पौने 4 साल वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के जी, पौने 4 साल पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, आप कह रहे हैं वो नाशना है? 4 साल वजीर आजम तो रहे हैं, ये ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन फिर किधर गए हैं? ये इन्होंने खुद अपने हाथ से जाया कर दी हुकूमत को। ये आए कैसे थे, फिर रहे कैसे, फिर निकल कैसे गए? यानी अगर तो वो को न मश्क होते तो फिर महातीर मामून की तरह 22 साल रहते, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती। आप किसी चीज को हैंडल नहीं कर सके, डिप्लोमेटिक तनाई की तरफ गए, अंदरूनी खलफशार इतना कि आपकी फैमिलीज के अंदर एक दूसरे के ऊपर लोग जो है वो बरस पड़ते। और ये है कि हमारे माहौल बड़ा टॉक्सिक हो गया। सर, क्लोजिंग मिनट से बचाऊंगा यावर बुखारी साहब, सर अब क्या प्लान है आप लोगों के? ये 7 दिन का क्या हैशटैग चल रहा है बुखारी साहब, अगर आप बता सकें 7 दिन में क्या करने वाले हैं? देखें, हमारा सीधा साधा जो डिमांड है कि इस मुल्क की इकोनॉमी को जहां पे हमने स्टेबलाइज कर लिया था, ग्रोथ 6% पे चली गई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.7 9.8% पे थी फ्रॉम 9.4%, हमारी सर्विसेज 5.5% पे ग्रो करी थी, एग्रीकल्चर हमारा 4.4% पे था, 5 बम्पर क्रॉप्स थे। एक्सपोर्ट्स को आप देख लें, दुनिया में पेट्रोल जो था वो $103 पर बैरल था और हमारे पास 150 रुपए लीटर था। अभी $93 बैरल है और 250, अभी 232 के करीब, 234 के करीब पेट्रोल है। देखिए, हम लोगों ने स्टेबलाइज कर ली थी इकोनॉमी को और हम आगे जा रहे थे।
एक्सपोर्ट। वो तो आ गया, अब आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है सर? वो तो बात आ हम गई। ये कहते हैं कि इस चीज को वापस उस लेवल पे लाने के लिए अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको जरूरी है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक नए जनरल इलेक्शंस ना हो, और वो इसलिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम एक इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। तो जनरल साहब ने बात की ना कि हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर लिया था। आप देखें कि अल्जीरिया से आप शुरू हो, मोरक्को, अल्जीरिया से आप तुर्की चले जाए, ईरान, इराक, आप लेबनान चले जाए, आप सऊदी अरेबिया चले जाए, लोगों से पता करें। वो कहते हैं हमारे दिलों का, हमारे मुसलमानों का वज़ीर आज़म इमरान खान है। वो तो हर किसी के अंदर आप अर्ली इलेक्शन की डिमांड और उसके लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? हम लॉन्ग मार्च, हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। खान साहब की मर्जी वाले दिन, मर्जी वाले टाइम पे, मर्जी वाली जगह पे हम लोग ये काम करेंगे जी। उन्होंने ये कमेंट्स दिए दिए और मैं राजा साहब आपसे कमेंट लूंगा। ये मौका आ गया जनरल साहब का और यावर बुखारी साहब का। उन्होंने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, खान साहब उसकी डेट बताएंगे। एक और मैं ज़रा मौजू करना चाहता क्योंकि हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं सैलाब पर भी। तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन के हवाले से डैशबोर्ड है, उसकी इफ्तिताई तकरीब थी लाइव डैशबोर्ड के हवाले से। उसमें ये बताना था कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितनी अब तक अमवात हुई हैं, कितना इलाका जो है वहाँ पर रिलीफ और रिहैब के काम जो हैं वो शुरू किए गए हैं। और लाइव डैशबोर्ड से मुराद ये होती है इन तमाम का डाटा जो है वो सामने रखा जाता है। ये आप उसका विजुअल भी देख सकते हैं और उस पर फिर जो भी उसको देखना चाहे, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है या पाकिस्तान के बाहर, उसको वो मालूमात लाइव यानी कि 24/7 आपको मिलती हैं। लेकिन जो बनाया गया था उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसको बेहतर बनाया जाए, इसको लाइव बनाया जाए और डायनामिक बनाया जाए। ये स्टैटिक है। और चूंकि आपको याद होगा हमने अपने लास्ट वीक में प्रोग्राम में जो हमारे यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बताया था कि कैसे इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जेनेवा में हो रही है, फ्रांस भी इस हवाले से जो है वो कॉन्फ्रेंस करेगा, पाकिस्तान में भी होगी। तो उसके लिए ये जो डाटा है, जो डैशबोर्ड है, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट और ऐसा हो जिसमें पाकिस्तान की सही मानों में अक्कासी हो सके कि यहाँ ये एफर्ट की जा रही हैं। तो उस हवाले से जो तकरीब आज होने थी अब वो मौखर हो गई। अगले पीर को जो है इन चेंजेस के साथ जो पीएम ने सजेस्ट की हैं वो उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करके सामने लाया जाएगा। प्राच साहब इस पर आप कमेंट करेंगे कि हमने मुनीर अकरम साहब से बात की थी, उन्होंने कहा हम सब काम करें। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइव डैशबोर्ड, इस तरह की चीज़ें आजकल के दौर में? वैसे तो मेहरबानी वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि एक फॉल्टी काम था, वज़ीर-ए-आज़म ने महज कार्रवाई के लिए क्रेडिट नहीं लिया बल्कि खुद ही उसमें जितनी वीकनेसेस पॉइंट आउट कर दी, बजाय इसके कि बुखारी साहब पॉइंट आउट करते या जनरल साहब करते, खुद ही वज़ीर-ए-आज़म ने कर दिया। तो लिहाजा वो मैं उसको कैसे क्रेडिट दूं जिसको खुद वज़ीर-ए-आज़म ने डिस्क्रेडिट दे दिया। ये इस चीज़ को ये वो तो आपकी बात से एग्री करता हूं। जब बनेगा तो हम देखेंगे ना कि तो मैंने खुद अगर इसी तरह का करना है तो फिर तो फॉल्टी है, फिर हम उसके क्या बात करें। बहरहाल चूंकि सैलाब का मामला आपने उठाया, कल यूएन की तरफ से सेकंड फ्लैश अपील आ रही है। पहले $160 मिलियन की थी, कल टुमारो लॉन्च हो रही है और बहुत ज्यादा पैसों की है। अच्छा, पहले जो $160 मिलियन थे, प्लेजेस तो 160 मिलियन से ज्यादा मिली हैं, लेकिन कोई 60% कैश भी आ चुका है। लेकिन चूंकि डिस्ट्रक्शन इतनी है लिहाजा कल जो फ्लैश अपील है वो बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत अच्छी आपने बताई और बिल्कुल जल्दी से बताया। बुखारी साहब तो कह रहे हैं आपने कि $160 मिलियन ज्यादा क्यों कहेंगे अर्ली इलेक्शन इज द सॉल्यूशन। तो यहां से अर्ली इलेक्शन तो वो इमीडिएट अर्ली, आप फिर मुझे बुखारी साहब से पिच कर रहे हैं, उनकी डिमांड है, वो अपनी डिमांड रख सकते हैं, लेकिन अभी कहाँ अर्ली इलेक्शन। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। पाकिस्तान डूबा हुआ है, इलेक्शन वो पॉसिबल नहीं है, बहुत डूबा हुआ है, पॉसिबल नहीं होगा। शौकत प्राची साहब आपका बहुत शुक्रिया, यावर बुखारी साहब सर थैंक यू वेरी मच, और जनरल कयूम साहब सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। व्यूअर्स आज की गुफ्तगू थी, अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।